हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम लोग कर रहे थे प्रैक्टिस पेपर और जो कि डिफरेंट एग्ज़ाम आपके लगे हुए हैं अगस्त में, उन सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियली होंगे और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। एक स्लोगन देखिए सबसे पहले कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सबसे पहले सूरज की तरह तपना होगा। यदि आपको वाकई में सूरज की तरीके से चमकना है तो वो चमक आपके अंदर तब आएगी जब आप तपेंगे। जितना ज़्यादा आप अपने आप को तपाएंगे उतनी ज़्यादा चमक आएगी। बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा आपको। मेहनत करेंगे तभी आप अपने लक्ष्य को पा पाएंगे। सवाल शुरुआत करते हैं। देखिए पहला सवाल ये है, टेक्नोमेट्री का पहला सवाल है। इसमें सारे सवाल मिक्स होंगे, एडवांस मैथ, अरिथमेटिक सब पूरा प्रैक्टिस है पूरा। तो पहला सवाल है sec थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन sec थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 5/3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। यहां से आपको साइन का मान बताना है कि साइन थीटा का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो जिन संख्याओं का आप योग ऊपर देख रहे हैं, एडिशन देख रहे हैं, उन्हीं संख्याओं का अंतर दिख रहा है। इसका मतलब यहां पर योग और अंतर का अनुपात है, योगांतरानुपात आप लगा दें, कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल लगा दें। तो यहां पर sec थीटा बड़ा है, सॉल्व करेंगे आ जाएगा sec थीटा अपॉन टेन थीटा और इज इक्वल टू 5 3 8 का जब भाग 2 में लगेगा तो 4/1 आ जाएगा। डायरेक्ट मैंने क्या किया है, कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल लगा दिया है। यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 1/sin बचेगा। 1/sin की बात करें, 1/sin थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4/1। लेकिन आपको तो sin थीटा चाहिए, रिवर्स कर देंगे तो sin थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 1/4, यानी फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर। कंपोनेंटो डिविडेंडो रूट से बहुत सारी चीजें कैलकुलेशन आसान हो जाती है। आप देख रहे हो 2 ही लाइन में हमारा आंसर आ रहा है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा है, घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपए था। एक व्यक्ति ने उसे 2 क्रमिक छूट देकर के 550.80 पैसे में खरीद लिया। पहली छूट यदि 10% हो तो दूसरी छूट बतानी है। देखो इतना उसका मार्केट प्राइस था, ये उसका क्या था 720, क्या था उसका मार्केट प्राइस था, 720 मार्केट प्राइस था। अब 700 की 20 उसको 2 छूटों के बाद इतने की पड़ रही है। अब 720 पे आपने पहली जो 10% की छूट दी है, तो 720 पे आपने जब पहली 10% की छूट दी है मतलब आपने उसको 90% पे बेचा है। 700 का 10% यानी 72, या तो इसमें घटा दो 72, आप इसमें या तो घटा दो या फिर 720 का 90% निकाल लो। तो 720 का 90% कितना, 9 दूनी 18 और 9 7 63 1 64, यानी कि 648 रुपए पहली डिस्काउंट के बाद 648 की उसे पड़ती, उसे मिलती। लेकिन 648 की ना मिल करके उसे 550.80 पैसे की उसे मिली, यानी कि उसे मिली है 550.80 पैसे की उसे मिली है। इसका मतलब ये बताइए आप कि उसे यहाँ से डिस्काउंट कितने का मिला। उसे यहाँ से डिस्काउंट मिला है भैया 97.20 का डिस्काउंट मिला है। पक्का। अरे इसमें से दोनों में डिफरेंस कितने का, इतने का। ये फिर से उसे छूट मिली है। अब इस छूट का इस बार हमें यदि परसेंटेज निकालना होगा तो उसके लिए तो एमपी ये रहेगा 648 अपॉन 648। परसेंटेज निकाल लो तो 100 का गुणा तो बनता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, बहुत अच्छे से बताओ, इस जीरो का तो पॉइंट लग गया, जीरो का तो कोई मतलब नहीं बनता। आप इस जीरो को तो हटा सकते हो, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मीनिंग नहीं है। अब आप मुझे बताओ, ये वाला यहाँ से 10 लो और इस 2 को दे दो तो पॉइंट खत्म हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट, ये वाला पॉइंट खत्म हो जाएगा, पॉइंट का मतलब खत्म। अब हमारे पास 972 बचे। आप मुझे बहुत अच्छे से एक बात बता दो, बहुत अच्छे से एक बात बता दो, क्या 648 972 का कितने गुना है। ये जीरो खत्म हो चुका था, ये जीरो फिनिश। 672 972 648 का 1.5 गुना है, यानी 1.5 टाइम्स है। और ये वाला जीरो जब 1.5 में मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ जाएगा, यानी फाइनल कितना डिस्काउंट आ जाएगा, 15% आ जाएगा। बी इज द राइट आंसर। बहुत ही इजी सवाल था ये। देखिए ये सवाल कैसे आप बनाते हैं, बहुत ही आसान है कि दो नलियां P और Q टंकी को क्रमशः 12 और 15 मिनट में भर सकती हैं। ओके, यदि 2 नलियां P और Q
12 मिनट में भर सकती हैं, ये 12 मिनट में भर सकती है, ये 15 मिनट में भर सकती है। मुझे ये बताइए एलसीएम कितना है? एलसीएम आपके पास 60 है। एलसीएम 60 है, इसका मतलब टंकी की कैपेसिटी कितनी है? टंकी की कैपेसिटी 60 है, यानी टंकी में 60 लीटर पानी आ सकता है। जबकि पी 1 मिनट में कितना पानी पहुंचाएगी? पी 1 मिनट में 12 पंचे 60, 5 लीटर पानी पहुंचाएगी, यदि इसकी 60 लीटर हम कैपेसिटी मान के चलें। क्यू 1 मिनट में 4 लीटर पानी पहुंचाएगी, दोनों मिल जाएं तो 1 मिनट में 9 लीटर पानी पहुंचेगा, लेकिन ये चली 3 मिनट है। 9 मिनट में 1 मिनट में 9 लीटर, तो 3 मिनट में 27 लीटर पानी डन हो जाएगा, पहुंच जाएगा। बचेगा कितना? बचेगा यहां से आप देखेंगे कितना, 33 लीटर। अब उस 33 लीटर पानी को कौन भरेगा? उस 33 लीटर में पहली वाली तो बंद हो गई है, पी वाली नली को बंद कर दिया है, क्यू वाली नली यानी 4 की पावर से काम करेगी। 8 से ही अब आप जब इसको देखेंगे तो पूछा गया है कि कितना समय ज़्यादा लेगी। यहाँ पर 8 चौक 32, 8 से ही 1/4 मिनट ज़्यादा लेगी। एक यहाँ पर 8 से ही, देखिए दोनों ऑप्शन 3 और 4 ऑप्शन सेम है। यहाँ पर एक ऑप्शन है 8 से ही 1/4 मिनट, तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आ जाएगा। दोनों सेम टाइप हो गए थे, एक डिफरेंट होगा, 8 से 1/4 मिनट। क्लियर? चलो देखिए ये सवाल कैसे बनाते हैं आप इसको, कि 14 छात्राओं, यहां से देखिए 14 छात्राओं, उनकी एक शिक्षिका, यानी 14 तो स्टूडेंट्स है और एक शिक्षिका है, उसकी औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तब शिक्षिका की आयु क्या है? आप मुझे एक बात बताइए, यहां से औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है कब? जब शिक्षिका चली जाती है, यानी कि शिक्षिका ने अपनी आयु जो 14 स्टूडेंट्स थी उनको दे रखी थी, तभी तो शिक्षिका के जाने पर स्टूडेंट्स की एज में कमी आई, उन्हें कमी का आभास हुआ। इसका मतलब शिक्षिका ने अपनी एज स्टूडेंट्स को दे रखी थी। वैसे कितने लोगों को उसके जाने का आभास हुआ? 14 लोगों को जाने का आभास हुआ। कितने कितने की कमी आई है? 1 की कमी आई है। कितने लोगों में? 14 लोगों में। टोटल कितनी कमी आई है? 15 की। हालांकि इससे पहले शिक्षिका कितने की थी? 15 की थी। क्यों? क्योंकि एवरेज एज 15 थी शिक्षिका की और 14 और सभी स्टूडेंटों की। तो 15 तो जो शिक्षिका के पास था 15 वर्ष, वो तो लेके जाएगी शिक्षिका, उसमें तो कोई दो राय नहीं भाई, अपना कौन छोड़ जाता है। शिक्षिका अपनी एज तो लेके जा ही रही है 15 वर्ष, साथ ही साथ इनको कमी का आभास करा के जा रही है। इन 14 लोगों को 1-1 वर्ष का कमी का आभास करा के जा रही है। इसका मतलब टोटल शिक्षिका 29 वर्ष की थी, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। देखिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं प्रैक्टिस में हम लोग डायरेक्ट देख रहे हैं, थोड़ा तेजी से समझ रहे हैं। मैं ये समझ के चल रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, बस आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ये नई चीज़ आपको मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। पढ़ाने का मतलब ये है कि उसको फिर डिटेल में जानना, बताना। एग्जाम लगा है और 10-5 दिन में आप कुछ नई चीज़ नहीं सीख सकते। जो पुरानी चीज़ें आपने सीखी हैं बस उन्हीं को तराशिए, उन्हीं में आप अपना निपुण अपने आप को बनाइए। समझ रहे हैं? देखिए ये सवाल है, इस सवाल को आप कैसे बनाओगे बताओ मुझे जरा, कैसे बनाएंगे आप इस सवाल को? कह रहे कि ABCD ने 60 रुपए की कीमत का एक उपहार खरीदा, यानी कि 3-4 कैंडिडेट हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। ABCD ने कितना इन्वेस्ट किया है? 60 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। उसके लिए A ने 1/2, B ने दूसरे की 1/3, C ने दूसरे की 1/4 कीमत अदा की। इसका मतलब ये है कि A pays 1/2 ऑफ व्हाट ऑफ अदर्स आर पेइंग। व्हाट ऑफ अदर्स आर पेइंग मतलब समझ रहे हो? A ने कितना पे किया है? जितना बाकी के 3 लोग पे कर रहे हैं ना, उसका 1/2 वो A पे कर रहा है। बात को समझना, A कितना पे कर रहा है? A उतना पे कर रहा है जितना कि बाकी के 3 लोग करते हैं, उसका हाफ A पे कर रहा है। तो आप मुझे बताइए BCD की जगह आप क्या लिख सकते हो? यहां से BCD की वैल्यू निकालो, यहां से क्या करोगे? यहां से किसकी वैल्यू निकालोगे? आप मुझे बताओ किसकी वैल्यू निकालोगे? BCD की। ये A प्लस B प्लस यहां से D को कवर करो। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? इसकी जगह आप मुझे बताओ क्या लिख सकते हो? 60 - A
60 माइनस ए, यानी ये 2a हो जाएगा और ये आ जाएगा 60 माइनस ए, इधर आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, पक्का। इसी तरह से b ने कितना पे किया है, b ने किया है 1/3, b ने किया है 1/3 किसका, जो बाकी के 3 करते हैं, जो बाकी के 3 करते हैं ना उसका 1/3 करता है, तो इधर 3 आ जाएगा। अब आप ACD की जगह क्या लिख सकते हो, वहां से 60 माइनस बी, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो मुझे बताइए, ACD की जगह आप क्या लिख सकते हो 60 माइनस बी, तो 3b से 2b बचा इज इक्वल टू कितना 60 माइनस बी, इसकी जगह आपने लिखा है 3b इज इक्वल टू, इसकी जगह आपने लिखा है 60 माइनस बी, ये b इधर आ गया 4b इज इक्वल टू 60, b इज इक्वल टू कितना आ गया 15। इसी तरह से हम c का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं, c का मान डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं यहाँ से, c कर रहा है 1/4, तो 4a आ जाएगा 5a इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 12, 12 पंचे 60, तो 35 12 47 और टोटल कितना है 60, बचा कितना 13, बचा कितना 13, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, एक बार फिर से समझ लो भाई, एक बार फिर से समझो जरा मैं क्या कह रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिए जरा, समझिए। ये कह रहे हैं कि A कितना खर्च कर रहा है, A उतना खर्च कर रहा है, पहले तो चारों कितना खर्च कर रहे हैं, चारों खर्च कर रहे हैं 60, अब A कितना खर्च कर रहा है, A उतना खर्च कर रहा है जितना कि बाकी के 3 खर्च कर रहे हैं ना, उसका 1/2, तो यानी डबल इधर कर दो। अब आप मुझे बताओ, यदि हम BCD की जगह वैल्यू लिखना चाहें तो BCD की जगह क्या लिख सकते हैं, BCD की वैल्यू निकालना चाहे तो ये A उधर जाएगा, 60 से माइनस हो जाएगा, यानी 2A इज इक्वल टू, मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 60 माइनस A, A इधर आ जाएगा 3A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इधर वाली वैल्यू क्या हो जाती 3A हो गई। इसी तरह से B वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, B वाली 4B हो जाएगा, 4B इज इक्वल टू 60, यानी B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। इसी तरह से C की वैल्यू निकालेंगे तो 5C इज इक्वल टू 60 आ जाएगा और C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। बात समझ रहे हो, C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इन सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा 20 15 35 35 10 45 2 47 47 आ चुका है, टोटल 60 है, यानी कि आपके पास A B C का मान 47 आ चुका है। तो अब ये वैल्यू यहां से D बता सकते हो कितना होगा, D कितना होगा 13, यानी कि 13 का मतलब सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर, चलो देखिए ये तो बहुत ही सवाल सिंपल है, ये रीजनिंग में भी आ जाता है। कैसे बनाएंगे आप इसको कि स्टार बी इस तरह से है, तो ये वाला फार्मूला, ये जो फार्मूला लिखा है ना, ये वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दो। यहाँ पे ए ये है, बी ये है, तो ओपन क्या होता है a प्लस बी, यानी 12 प्लस 4 प्लस a अपॉन बी का मतलब 12/4। इसका फार्मूला ये है, तो इनका फार्मूला ये बनेगा। तो 4 तिहाई 12 16 ये हो गया और 3 ये हो गया, 19 सवाल का उत्तर चला जाएगा, यानी फोर्थ आंसर क्या होगा राइट हो जाएगा। फोर्थ आंसर क्या होगा भैया राइट हो जाएगा। ये बताओ बच्चे इसको कैसे आप करोगे, ये बताओ। किसी त्रिभुज के आधार पर खींची गई माध्यिका उसके आधार की आधी है तो वह त्रिभुज कैसा होगा, आप मुझे बताओ। अब किसी त्रिभुज के आधार पर खींची गई माध्यिका, अब माध्यिका क्या होती है, माध्यिका तो त्रिभुज को, माध्यिका जिस भुजा पे पड़ती है वो भुजा 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है। मान लीजिए यदि आपके पास ABC त्रिभुज है और इस पे यदि हम BC पे माध्यिका डालें ये, तो ये माध्यिका क्या कर रही है, ये माध्यिका, ये जो माध्यिका है आपकी ये वाली, ये 2 बराबर भागों में त्रिभुज को बांट रही है। अब यदि ये 2 बराबर त्रिभुज को बांट रही है तो पक्का ये कितना होगा 90 डिग्री होगा, पक्का 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री का मतलब ये कैसा हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, पक्का। चलो ये बताइए इसको कैसे बनाएंगे आप। ये सवाल अच्छा है कि एक तैराक एक बिंदु A से धारा के विरुद्ध 5 मिनटों तक तैरता है और उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनटों तक तैरकर बिंदु B तक पहुंचता है। तदनुसार यदि AB = 100 मीटर हो तो धारा की गति क्या होगी, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस की, धारा के विरुद्ध भी हो जाता है 5 मिनट और धारा के अगेंस्ट, धारा के विरुद्ध भी जाता है, मतलब
आप स्टीम में भी हो जाता है, आप स्टीम में भी जाता है 5 मिनट तक, और अलोंग द स्टीम भी हो जाता है 5 मिनट तक, यानी डाउन स्टीम भी जाता है 5 मिनट तक, यानी दोनों का टाइम सेम है। यदि भैया जी दोनों का टाइम सेम है तो इसका मतलब ये है, यदि दोनों का टाइम सेम है, कौन दोनों का टाइम, मतलब अगेंस्ट और अलोंग, डाउन स्टीम अप स्टीम दोनों का टाइम सेम है, तो पक्का भैया जी डाउन स्ट्रीम में वो ज्यादा दूरी तय करेगा। ये बात सब समझ रहे हो भाई? आप धारा के विरुद्ध चल रहे हैं और धारा के साथ चल रहे हैं सेम समय में, तो आप टाइम कांस्टेंट है, तो आप ज्यादा कहां चल पाओगे? धारा जब आपका सपोर्ट करेगी तो आप ज्यादा दूरी तय कर पाओगे एज कंपेयर टू अप स्ट्रीम। धारा के अगेंस्ट में आप अगेंस्ट में कम चलोगे, और जब आप धारा आपके सपोर्ट में होगी तो आप ज्यादा दूरी तक चल पाओगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। तो मैंने कहा ठीक है, एक तैराक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है। तो मैंने कहा ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट ओ था, और ये अगेंस्ट की कंडीशन थी, और यहां तक वो 5 मिनट तक चला। 5 मिनट तक चला। कितने मिनट तक चला? 5 मिनट तक चला अगेंस्ट की कंडीशन में। कैसी? अगेंस्ट की कंडीशन में वो 5 मिनट तक चला, विरुद्ध में 5 मिनट तक चला। अच्छा ये बताओ, यदि ये वाली डायरेक्शन विरुद्ध वाली डायरेक्शन है तो पक्का इसकी अपोजिट वाली डायरेक्शन क्या होगी? साथ वाली होगी, अलोंग वाली होगी, धारा के साथ वाली होगी। अब वो यहां आ गया है, अब यहां से वापस जाता है बी पॉइंट तक, तो पक्का ये वाली दूरी, ओ ए वाली दूरी, और यहां तक ये बी पॉइंट की दूरी, यानी कि इस तरह से यहां से लेकर के यहां तक की दूरी अगले 5 मिनट में तय कर लेता है। अब आप कहोगे इस बार तो 5 मिनट में उसने बहुत सारी दूरी तय कर ली, यहां से लेकर के यहां तक दूरी कर ली। हां, क्योंकि इस बार धारा उसके साथ है। तो यहां से आप देखेंगे, जबकि ये ए बी हमारे पास दे रखा है, ए बी कितना दे रखा है? ए बी दे रखा है 100 मीटर, यानी ये वाली डिस्टेंस आपको दे रखी है कितनी? 100 मीटर। तो अब आपसे पूछा गया है कि धारा की गति ज्ञात करो। बहुत अच्छे से समझना है इस बात को। अच्छा एक बात बताओ, यदि हमें टाइम कांस्टेंट दे रखा है 100 मीटर, तो हम 100 मीटर बनाते हैं। एक काम करते हैं, ओ ए माइनस ओ बी कर देते हैं। देखो यदि हमें 100 जानना हो तो 100 कैसे जानेंगे हम? 100 का मतलब यहाँ पर क्या है, मुझे बता सकते हो? मैं पूरी ओ बी से यानी पूरी डिस्टेंस से यदि मैं ओ ए घटा दूं, डिस्टेंस ओ ए घटा दूं, तो क्या वो डिस्टेंस 100 मीटर कहलाएगी? आप कंप्लीट ओ बी से ये वाली डिस्टेंस घटा दो तो ये बचेगी, यानी ओ बी से ओ ए मैंने घटा दिया तो 100 मीटर डिस्टेंस बची है। ये कितने मीटर डिस्टेंस है? 100 मीटर। अब हम देखते हैं कि ओबी में उसकी स्पीड क्या आ रही है। ओबी में स्पीड का मतलब 5 मिनट वो धारा के साथ साथ चला है, तो धारा के साथ साथ मैं ये कुछ समय के लिए x को मानूं नाव की चाल, y को मानूं धारा की चाल, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगी? धारा के साथ वाली चाल, और ये 5 मिनट तक चलता है। 5 मिनट का मतलब है 5/60, मैंने घंटे बना लिए इसको, और इसको भी मैं अभी घंटे बना लूंगा। और माइनस का यहाँ पर आप देखोगे ओ ए की बात करोगे तो अगेंस्ट की कंडीशन है, यानी x माइनस वाई और इंटू 5/60 बराबर कितना? अब आप यहाँ 100 लिखोगे और मैंने 1000 का यहाँ पर भाग लगा दिया, क्योंकि इसको ये मीटर था, इसको किलोमीटर में बना लिया। तो आप एक चीज देखोगे, 5/60 का मतलब होता है, ये देखो 2 जीरो तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। 5/60 का मतलब होता है 1/12, और यहाँ से x माइनस साइन के अंदर एंट्री भी करा रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, 2y यहाँ से बचेगा, और ये जो 1/12 है वो उधर चले जाएंगे 12, और साथ ही साथ यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी 0.6, y की वैल्यू आ जाएगी 0.6, और ये वाली जो 0.6 है वो किलोमीटर प्रति घंटे में होगा, यानी 4th आंसर राइट हो जाएगा। देखिए कम समय में कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी है, और डायरेक्ट आपको अप्रोच लेना है कि क्या बचेगा क्या कटेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और ये सवाल बनाते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा सवाल है ये। कैसे आप इस सवाल को बनाते हैं कि एक समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। परिवृत्त को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और ये वैल्यू हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, और उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है।
उस त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करनी है। आप मुझे बताइए, यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये यहाँ इसका सेंटर है, परिवृत्त का सेंटर यहाँ कहीं है, तो जस्ट रेडियस का ये डबल होता है। ये रेडियस का क्या है? डबल, क्योंकि ये क्या है? व्यास। तो रेडियस यदि 15 है तो ये बताओ 15 दूनी 30, यानी कि आपके पास जो हाइपोटेन्यूज होगा वो 30 आ जाएगा ना 30, यानी कर्ण जो है इस त्रिभुज का जो कर्ण होगा वो कितना होगा? 30। कर्ण 30 होगा, यानी कि कर्ण 30 होगा। ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, चौथा आंसर तो हो ही नहीं सकता, बाकी सभी में 30-30 लगा है। अब यदि हम यहां से अर्धवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r देखें और ये कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर, और स्मॉल r और त्रिभुज में रिलेशन देखें तो क्या होता है कि यदि आप इन दोनों AB प्लस BC माइनस AC का मतलब 30, AC का मतलब कितना है? 30 बाई 2, ये होता है हमारे पास, ये अर्धवृत्त की त्रिज्या होती है। क्लियर? अर्धवृत्त की त्रिज्या। तो यहां से अर्धवृत्त नहीं, अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये क्या होता है? अंतःवृत्त की त्रिज्या। और यहां से r का मतलब हमारे पास कितना है? 6। r का मतलब कितना है? 6। 6 का उधर गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12। मतलब 2 का गुणा होकर 6 दूनी कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 30 उधर जाएंगे तो AB प्लस BC कितना आ जाएगा? 30 उधर जाएंगे, AB BC कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। AB BC कितना आ जाएगा? 42। इसका मतलब ये पक्का है कि एक भुजा 30 है, बाकी दो भुजाओं का सम 42 आना चाहिए। बाकी दो भुजाओं का सम कितना आना चाहिए? 42 आना चाहिए। आप मुझे ये बताइए 42 कहां आ रहा है? किससे 42 आपको मिल रहा है? बाकी दो भुजाओं का सम कितना आना चाहिए? AB और BC का सम कितना आना चाहिए? 42 आना चाहिए। ये बात क्लियर है कि नहीं? ये बात आप समझ पा रहे हो? तो एक चीज देखो, यहां से आप देखोगे तो यहां से 42 तो है नहीं, 81 है। यहां से आप देखोगे तो ये कितना है? इन दोनों का सम बताइए कितना है? इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों का सम तो एक 30 आ चुका है, 30 छोड़ दीजिए। इन दोनों का सम बताइए कितना है? 42। यही ऑप्शन राइट है। इसको चेक करो, इन दोनों का कितना है? 49। ये तो नहीं है, सेकंड ऑप्शन राइट हो गया। इस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप आंसर दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था। आपने समझा इस सवाल को। अब आप ये सवाल देखिए, इस सवाल को कैसे बनाएंगे कि एक समान ए त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। अच्छा, समान त्रिज्या है और एक दूसरे के केंद्र से गुजर रहे हैं। त्रिज्या कैसी है? त्रिज्या कैसी है? समान है और एक दूसरे के केंद्र से गुजर रहे हैं। बात को बहुत अच्छे से समझना। ये दो वृत्त हैं समान त्रिज्या के और एक दूसरे के केंद्र से गुजर रहे हैं। एक दूसरे के केंद्र से गुजर रहे हैं। पक्का? चलो, एक दूसरे के केंद्र से गुजर रहे हैं और AB पर काट रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, AB पर एक दूसरे को काट रहे हैं। O और O इनके केंद्र हैं। जो चतुर्भुज बना है उसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है भैया, और A त्रिज्या है इनकी। यदि दोनों की त्रिज्या A है तो आप मुझे ये बताइए कि यदि केंद्र से गुजर रहे तो ये वाली रेडियस तो A हो जाएगी। पक्का? ये और ये वाला चतुर्भुज बताना। ये वाला चतुर्भुज तो हमारे पास रोम्बस है 1/2 d1 इंटू d2। यदि मुझे इसका एरिया निकालना है तो क्या एरिया होगा? 1/2 d1 इंटू d2। अब d1 d2 की बात करें तो एक हमारे पास d1 d2 क्या है? d1 d2 का मतलब समझ रहे हो आप? d1 d2 का मतलब हमारे पास एक विकर्ण तो ये है OO', एक विकर्ण तो हमारे पास OO' है। दूसरा विकर्ण हमें बताना होगा। पहले आप ये निकालो, पहले तो इतना निकालो। इस पॉइंट को हम P बोल देते हैं। इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं? P पॉइंट बोल देते हैं। इस पॉइंट को AP पहले निकालो। अच्छा, एक बात बताओ, ये वाली साइड कितनी होगी? ये O, आप मुझे बताइए OA हमारे पास कितना है? OA तो ये तो त्रिज्या है, ये तो A रहेगा। और ये अब ये OP कितना है? आप मुझे बताइए OP कितना है? OP हो जाएगा ये तो आधा हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर यहाँ पर बन रहा है। ये तो आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? A/2 हो जाएगा ये। तो आप मुझे बताओ AP निकाल सकते हो? AP कितना होगा? इसका स्क्वायर कितना? A²। इसका स्क्वायर कितना? A²/4। दोनों को घटाओगे कितना आएगा? 3A²/4। अंडर रूट लोगे कितना आ जाएगा? अंडर रूट लोगे तो आ जाएगा A√3/2। ये आएगा। यानी हमारे पास AP पता चल गया। AP पता चल गया है। AP हमारे पास आ चुका है जनाब। AP कितना आ चुका है? A√3/2। लेकिन हमें AP नहीं चाहिए, हमें तो
ए बी चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो ए बी चाहिए, ये फुल चाहिए, तो क्या करें, 2 का गुणा कर दें, जस्ट डबल होता है। तो अब एपी आपको पता चल चुका है कितना, a√3। अब आपको एपी पता है, यानी कि d2 पता है और d1 ओ डैश तो पता ही है, क्या जनाब, सब कुछ तो पता चल गया। अब ऑप्शन में यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो ये आ जाएगा 1/2। d1 कितना है, d1 हमारे पास a है और d2 कितना है, a√3। इसको सॉल्व करोगे तो a²√3/2, a²√3/2, यानी कि फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये, लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है। और जिस तरह से एडवांस मैथ्स में सवाल बन रहे हैं, उन सवालों को आप ऐसे समझिए, मजा आएगा आपको। ठीक है, चलो देखिए ये सवाल। देखिए, एक परीक्षा में छात्रों के समूह के प्राप्तांकों का समांतर माध्य कितना है, 52 था। उनमें से अच्छे 20% छात्रों को औसत 80 अंक मिले, सबसे खराब 25% छात्रों को औसतन इतने अंक मिले, तो शेष 55% के छात्रों का औसत क्या था। देखिए, इसको आपको सॉल्व करना है और लगभग में आंसर देना। तो मैंने मान लिया परीक्षा में जो छात्र थे वो 100 थे, क्योंकि प्रतिशत में वैल्यू है। मैंने कहा छात्र कितने थे, 100 छात्र थे। 100 छात्रों में जो 20% छात्रों का औसत है वो कितना है, 80 है। तो 20 गुणे 80, ये उनके मार्क्स हो गए। टोटल उनके मार्क्स का सम कितना हो जाएगा, 20 गुणे 80, पक्का। बाकी के 25% का क्या एवरेज है, 100 का 25% 25 ही होता है। बाकी के जो 25% छात्र हैं उनका एवरेज कितना है, 31। बचा कितना, 55। इसका कितना है एवरेज, ये तो पता ही करना है, बताना है। बाकी 100 का कितना है, बाकी 100 का तो सवाल में दे ही रखा 52। बस कुछ नहीं, एक्स का वैल्यू निकालना है यहाँ से। आप मुझे बताइए इसको के सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1600। इसको सॉल्व करोगे 25 से कम 25, 2 कैरी, 25 थे 75, 2 77 प्लस 55, x बराबर कितना आ जाएगा, 5200। अब भैया इसको जोड़ दो जरा, तो 55x बराबर कितना आ जाएगा। इसको जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, यहाँ से इसको घटा देते हैं जोड़ के, यानी ये 5, ये 7, भैया देखो ये 5, ये 7 और 7 6 कितना, 13 और 1 कितना, 2। इसको घटाओगे तो 5 और ये 9 में से 7 गया 2, 11 में से 8 3 11 और 4 में से 2 गया 2, इतना आ गया। अब क्या करना है, आपको x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे आएगा, 28 25 का भाग लग जाएगा किसमें, 55 में। 28 25 का भाग किसमें लग जाएगा, 55 में। तो अब आप उसको सॉल्व कर लो, 5 से काटो 11 बाहर जाएगा, इसको 5 से काटो तो 55 25 और बचा कितना, 2 बचा, 22 हुआ, 5 चक्कू 20, 2 बचा, 55 25, 11 का भाग लगाओ, गेर पचे 55 तो जाएगा नहीं, गेर पचे 55 तो जाएगा नहीं। एक बार फिर से देखो, 55 25 3 बचा, 32 हुआ, ठीक है। 32 का मतलब 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 2 बचा, 55 25, 11 का भाग लगाओ, 11 पचे 55, 5 आया, 1 बचा, ठीक है। 11 एकम 11, 51.2 अप्रोक्सीमेट, यानी सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। तो आज आपने इस सवाल देखे, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और इस तरह से जब तक आपके पेपर चलते रहेंगे, ये सीरीज़ आपकी जारी रहेगी। इनको एंजॉय कीजिए, लगाइएगा। ओके, थैंक यू।